आतमजीत सिंह साहब, हम लोग, अगर मुझे याद है पिछली जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें आप कुछ कोल ब्लॉक्स और इन सब और कुछ और आपने कहा था नए घोटाले सामने आ रहे हैं, और जिसपे ये बात हुआ था कि एक बार विस्तार से बात करेंगे, वो हो नहीं पाई। क्या अडानी जी, क्या कोई नए, मतलब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कोई नए घोट, और फिर विनोद फोर्ब्स की रिपोर्ट जिसपे विनोद अडानी जी के खुलासे हुए कि कैसे उन्होंने पैसा घुमा फिरा के रशिया से और कहां कहां से लगाया, उसके बाद के कुछ नए घोटाले भी आए हैं क्या आतमजीत सिंह साहब? जी आनंद वर्धन जी, घोटालों से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये एक्विजिशंस हैं क्या और उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे क्या है। जो बेसिक कंटेंशन थी वो ये थी कि 38 शेल कंपनीज हैं विनोद अदानी साहब की, जो राउंड ट्रिपिंग करके अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स को 100 रुपए से 4,000 रुपए तक ले गई, जिसके अगेंस्ट बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोमिसरी नोट्स और एसबीआई और एलआईसी को 5% अपनी इक्विटी भी बेची गई। वो 20% होल्डिंग जो थी वो शेल कंपनीज की थी, जिसमें से 5% होल्डिंग्स जो हैं वो एसबीआई और एलआईसी को बेच दी गई। 3200 से लेके 3800, 1800 से लेके 3200, 3200 से लेके 3800 के रेट पे अपनी होल्डिंग को उन्होंने 15% कर लिया। और वो जो कैश इनफ्लो आया वो अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर में, अदानी रियल स्टेट में, अंबुजा और एसीसी सीमेंट खरीदने के लिए जो उनको डेट रेस करनी थी $14 बिलियन की, उसमें वो काम आया। और उसके अलावा जितनी भी ग्रुप कंपनी थी, अदानी ग्रीन एनर्जी, जिसमें सरकार ने ये कहा था कि 20 से 30 हजार करोड़ का हम निवेश करेंगे, तो ग्रीन एनर्जी को किस तरीके से सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। तो ये कंटेंशन थी कि ये बेसिकली शेल कंपनीज है क्या, और सेबी अभी तक उन शेल कंपनीज को लेकर चुप क्यों है। मेन बात ये आतमजीत सिंह साहब, एक सेकंड, एक बार दर्शकों को थोड़ा एक चीज ठीक से समझा दीजिए कि जैसे 2022 के शुरू में इनके शेयर का प्राइस करीब 2100-2200 था, और जो 4300 तक गया, और फिर मैं कहना ही चाह रहा हूं कि दर्शकों को समझ में आना चाहिए कि वो जो ₹1 का शेयर है, उसको ये जब कोई निवेश कर रहा था 3200 रुपए में, तो वो उस हायर प्राइस पे कर रहा था। ये जरा एक बार दर्शकों को समझा दीजिए। जी, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये भी बताऊंगा आगे चल के कि उसमें इन कंटेंशंस के ऊपर क्या कार्रवाई, किस तरीके की मार्केट में जो शेयर बीट हुआ $130 बिलियन की वैल्यूएशन की थी, उसमें यह था कि आपकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में आप एयरपोर्ट्स चलाते हैं, पोर्ट्स का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, बिजली सप्लाई करने के पीपीए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सब लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसमें उनकी अपने खुद की जो अर्निंग्स उन्होंने दिखाई हैं, उनको मैनिपुलेट नहीं किया। उन्होंने अर्निंग्स में ये कहा कि हमारी मैक्सिमम अर्निंग्स टू इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो करीब 2.5 से 3% का है। किसी भी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो 20 से 25 साल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में रही हो और कैपिटलाइज करती रही हो, क्योंकि ये इंफ्रा प्रोजेक्ट इस तरीके के होते हैं कि शुरू शुरू में इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। जैसे कि 25 साल के लिए आपने 50 साल के लिए एयरपोर्ट लिया, पहले 15 साल आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी रिटर्न बढ़ती रहती है, क्योंकि आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर इतनी उस रेशियो में नहीं रहती जिस रेशियो में आपको रिटर्न आती है। तो फर्ज कीजिए कि आपने 4 एयरपोर्ट बनाए, आपने शुरुआत में खर्चा कर दिया, उसके बाद उसकी रिटर्न, क्योंकि आप डेवलपमेंट चार्जेस एक हद तक ले सकते हैं एयरलाइन से या कंज्यूमर से या पैसेंजर से। आप ये नहीं कह सकते कि ये नया प्रोजेक्ट है, इसकी कॉस्ट मैं 5 साल में पूरी कर लूं। तो होता क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उसकी रिटर्न 3% से बढ़ के 4 या 5% हो जाती है, उसको कहा जाता है एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। उसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है, अब जैसे कि मेरी अर्निंग्स अगर 3% है मेरी इन्वेस्टमेंट की, तो मेरा शेयर गालिबन 100 से लेके 800 रुपए से ऊपर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका फ्लोर लेवल तो जीरो है। अगर मैं अपने शेयर को बोलता हूं कि मेरा शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का है और मेरे पे प्रधानमंत्री मोदी जी की बैकिंग है और इस सरकार की बैकिंग है और मेरे प्रोजेक्ट्स फेल नहीं हो सकते, मेरी इतनी कोलैटरल है कि मैं कितने भी पैसा इंटरनेशनल मार्केट से जनरेट कर सकता हूं, बिकॉज मेरी रेटिंग्स जो हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ अच्छी हैं, तो उस बिना पे अगर मैं पैसा रेज करने की कोशिश करता हूं, तो मैं ये नहीं दिखा सकता कि मेरा शेयर आज 3,000 रुपए का है या 3200 का है या 4,000 का है। तो इस पर हम जरा आएंगे। मैं आपको कंटेंशन से शुरू कर रहा था कि 75% ओनरशिप जो एक सेबी का रूल है, वो रूल को ब्रेक किया गया, और वो रूल को क्यों ब्रेक किया गया ये अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ही बता सकती हैं कि ऐसी क्या आन पड़ी थी इंफ्रा कंपनीज में। आप देखिए ग्रुप होल्डिंग्स जो होती हैं, वो जो इन्वेस्टर होता है या जो उसको चलाने वाला होता है, वो अपनी होल्डिंग 20-25% रखता है। ये पहली इंफ्रा कंपनी है जिसमें 90% होल्डिंग, 75% जो सेबी ने कहा है कि उनकी ओनरशिप है 74.8%, और 15% शेल कंपनीज की, अगर आप दोनों को जोड़ लें तो 90% करीब बैठता है। उसके बाद 5% आपका एसबीआई और एलआईसी के पास भी पड़ा है। तो अगर आप देखिए
तो रिटेल इन्वेस्टर के पास तो मात्र 2 से 3% ही है फ्लोटिंग शेयर। इसीलिए मेरे एमएससीआई ने ये कह दिया कि जो ये शेयर्स फ्री फ्लोट नहीं है, इसकी वजह से हम इनकी जो है इंडेक्स में इंडेक्सेशन की रेटिंग कम कर रहे हैं, इनकी हम वेटेज कम कर रहे हैं। वेटेज कम करने का मतलब है कि ब्लैक रॉक या और बड़ी कंपनियां जो फंड्स देती हैं, उनके फंड्स में रुकावट आ जाएगी, वो पैसा देना कम कर देंगी या बंद कर देंगी। सर्कमस्टांसेस जो वैल्यूएशंस की थी, उसके बिना पे आपने देख लिया हिंडनबर्ग पे $130 बिलियन का गिरावट हुई, 6,20,000 करोड़ तक टोटल वैल्यूएशन आ गई थी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की। उसके बाद एक रिपोर्ट आई कि 21.13 करोड़ शेयर्स जीक्यूजी ने खरीदे हैं 15,446 करोड़ रुपए के। पर वो कंपनी पैसा लगा रही थी एसबी अदानी फैमिली ट्रस्ट पे, और एसबी अदानी फैमिली ट्रस्ट पेरेंट ग्रुप है जिसके पास अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स एसईजेड या अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स हैं। वो प्लेज नहीं किए गए, वो बेचे गए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज अब थोड़ा सा इस बिना पे आ गई है कि अभी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं लगाने। आपने देखा एक डीबी पावर का प्रोजेक्ट था, उससे उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। 2 प्रोजेक्ट्स और थे सरकार के साथ, उनकी बात चल रही थी एडवांस स्टेज पे, उन प्रोजेक्ट से उन्होंने बैकअप कर लिया। अब कहीं ना कहीं उनको यह पता लग गया है कि डेट से पैसा जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इंफ्रा कंपनीज का क्या होता है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं। बैंक्स क्या करते हैं, आप देखिए शुरू से अभी तक का, आपने डीएलएफ को देखिए, यूनिटेक को देखिए। यूनिटेक का तो खैर बवाल भी उठा, 600-700 करोड़ रुपए का उनकी देनदारी अभी भी है। तो जब ये बड़ी कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज या बड़े बिल्डर्स जब बैंक्स के पास जाते हैं तो बैंक को लगता है ये सेफ है, इनके पास लैंड बैंक है, अंसल्स है, डीएलएफ है और लोग हैं, इनके पास लैंड बैंक्स है, इन लैंड बैंक्स के अगेंस्ट ये पैसा जनरेट कर सकते हैं और हमारे पास कोलैटरल है, कोई हमको कल को सवाल नहीं करेगा कि हमने इनको पैसा क्यों दिया। वो होता क्या है कि एक लेजी मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, बैंक्स का एक ही इन्वेस्टर की तरफ जाता है। आपने देखा रोटोमैक वाले का फ्रॉड हुआ, एक रोटोमैक कंपनी इंफ्रा वो बिल्डर भी बन गई, उसने लैंड बैंक भी खरीद लिया, एग्रीकल्चर लैंड भी खरीद लिया, वो रोटोमैक पेन बनाती थी, पर उसने जितनी कंपनी की वैल्यू थी उससे 10 गुना कंपनी उसने जो है उसका वो किया, घोटाला किया। नीरव मोदी ने यूके की कोर्ट में यहां तक कह दिया कि मेरे पास जितना पैसा बैंकों से आया या पीएनबी का आया, 13,000 करोड़ का घपले का मेरे ऊपर इल्जाम है, मेरे पास सिर्फ 32% है। मतलब कि जो बाकी का 68% है वो पैसा सारा बीजेपी के या रूलिंग पार्टी के मिनिस्टरों और जिन्होंने लोन हमारे सैंक्शन किए या करवाए, ये उनके पास है। या वो महाराष्ट्र की सरकार रही हो या वो सेंटर की सरकार रही, उसने डायरेक्ट इल्जाम लगाया कि मेरे पास सिर्फ 32% आया 13,000 करोड़ का, तो 68% 13,000 करोड़ का मेरे पास नहीं है, वो नेताओं के पास है। तो अगर हम ये देखें, आप स्टॉक मार्केट्स पे भी थोड़ा ध्यान दें, आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हर आदमी कहता है मार्केट जो है वो बुलिश होनी चाहिए। मार्केट में बुल्स जो है ज्यादा ट्रेड करते हैं और दे आर अपलॉडेड। जब वो ट्रेडिंग करते हैं तो बुल्स को अपलॉड किया जाता है, बेयर्स को कहते हैं यार ये इनका तो बस ये है कि हमेशा ही रोते रहते हैं। वो बियर्स हैं, आप बल्कि बियर्स को भी सुनना चाहिए, वो आपको बताते हैं कि इस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 300 गुना है, अदानी एंटरप्राइज की वैल्यूएशन उसकी वैल्यू के हिसाब से 8 गुना है। जो शेयर 600-650 रुपए का होना चाहिए वो 4200 रुपए का। उनको कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। एक बात ये आती है। दूसरी बात जो क्रिटिक है, जैसे कि ब्रजेश सिंह जी ने कहा, क्रिटिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि फैमिली ग्रुप्स को ये कहा जाता है कि इंडिस्पेंसिबल है। आपसे अदानी से पहले भी अंबानी रहे हैं, बिरला रहे हैं, टाटा रहे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी फैमिली बिजनेसेस रहे हैं उनको कहा जाता है ये इंडिस्पेंसिबल है। और जितने भी इंडियन वॉचडॉग्स हैं वो उन पे ज्यादा क्रिटिक नहीं करते। आज की डेट में तो यहां तक है कि अगर अदानी के बारे में या उनके बिजनेस के मॉडल के बारे में आप पूछे कि इनका बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है, इनकी ओवर वैल्यूएशन है, इनकी शेल कंपनीज है जिसकी सेबी ने इंक्वायरी नहीं की। एनएससी ने तो 13 फरवरी को अदानी ग्रीन और अदानी पोर्ट्स के शेयर भी ट्रेडेबल कर दिए एनएससी पे। पहले क्लोज वॉच में रखे थे उन्होंने एएमसी, उसे एएमसी क्लोज वॉच से हटा दिए। 8 मार्च होली के तुरंत बाद अदानी एंटरप्राइज को भी जो एएमसी से हटा रहे हैं, वो वॉच से हटा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं इसमें कोई घपला नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि जो क्रिटिक आप कर रहे हैं, जैसे हम और आप कहते हैं कि अदानी के शेयर में ये हो गए, वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री मोदी के क्रिटिक है, क्योंकि आप उनको वोट नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनके साथ नहीं हैं। और अगर आप उनके साथ नहीं है तो आप उनके क्रिटिक हैं। ये जो एक नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव, ये बिजनेसेस के पीछे हो गया। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा एक ये अनुदान है या उसका सबसे बड़ा मेडल है कि आप आज किसी भी कॉर्पोरेट के बारे में, अदानी अंबानी के बारे में बात करें तो आप मतलब डायरेक्ट मोदी गवर्नमेंट को अटैक कर रहे हैं, आप एंटी नेशनल हैं। और अगर ये बात आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में या लंदन में जाके करें तो मतलब आप तो देशद्रोही।
चाहे आप कोई भी हो। हाँ, तो ये जो आतमजीत सिंह ये साहब, जो आतमजीत सिंह साहब थोड़ा कंप्लीट करिएगा, मैं फिर इन लोगों को थोड़ा एक फर्स्ट राउंड ले लूंगा, फिर आता हूं आपके, थोड़ा जी 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 कंक्लूड करिएगा जी। जी जी जी। तो मैं इसमें अभी सिर्फ क्लेम्स पे खत्म करूंगा। उस क्लेम्स में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इनके जो मार्जिन हैं वो 3-3.5% पे हैं। जो ग्लोबल कंपनीज हैं, इंफ्रा कंपनीज, उनके मार्जिन 6 से 7% होते हैं, वो भी 40 से 50 साल बिजनेस ऑपरेशन में रहने के बाद। अदानी क्योंकि हालांकि नई कंपनी है, अभी सिर्फ 5 या 10 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है, तो वो जो ओवर लेवरेज है इंफ्रा कंपनीज का, और बैंक की जिस तरीके से लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में होती है, वो कहीं ना कहीं इस शेयर को बढ़ाने में उसने सहायता की है। उसके बाद शेल कंपनीज का भी उसमें योगदान रहा है राउंड ट्रिपिंग में, जिसकी वजह से ये शेयर ऊपर गया। अब अगले में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल वैल्यूएशंस है, एक्चुअल एक्विजिशंस क्या है, और एक्चुअल वैल्यूएशंस इन कंपनी की क्या होनी चाहिए जीक्यूजी के आने के बाद भी, और आने वाले समय में हमको और आपको और इन्वेस्टर्स को किस बात का ध्यान रखना है। जी, मैं आतमजीत सिंह साहब, ये थोड़ा, हाँ इसके, हाँ थोड़ा इस पे मैं इस क्लैरिफिकेशन। पे $3 बिलियन का जो सॉवरेन वेल्थ फंड का रेउटर का खबर आई थी, उसके बाद जीक्यूजी जो कंपनी है ये गोल्डमैन सैक का भी फंड रन करती है। ये 2 बिलियन की जो फंड है, ये गोल्डमैन सैक का जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसका जीक्यूजी ने $2 बिलियन पहले था। ये डेबिट ये डेट फंड में आएगा, डेरिवेटिव में आएगा, जो सॉवरेन फंड की बात कर रहे हैं। पर उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब और डेट जनरेट नहीं की जा सकती, क्योंकि कंपनी की इतनी रिटर्न्स नहीं है कि वो और डेट जनरेट करे। तो अपने आप को छुपाने के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के सामने एक अच्छा गुड स्मार्ट गेम दिखाने के लिए उन्होंने इक्विटी में उसको कन्वर्ट किया, और एसबी अदानी अपने फंड से, अदानी कंपनी से, एसबी अदानी जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उनके शेयर्स बेचे गए। वो फंड गोल्डमैन सैक का ही है, वो डायरेक्ट उससे इन्वेस्टमेंट नहीं की, जीक्यूजी के थ्रू की। तो ये क्लैरिफिकेशन है कि वो सॉवरेन वेल्थ फंड कौन सा था और किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट आई। वो नहीं 3 नहीं, बिलियन की जगह $2 आतमजीत सिंह बिलियन साहब, की शेयर है। आतमजीत साहब, जी हम लोग की समझ के लिए, मैं और मयूर जानी जी साहब की समझ के लिए, ये जो 3 बिलियन का सॉवरेन वेल्थ फंड आया, उसमें आपके अनुसार ये आना था। 2 बिलियन, उसमें जी, उसमें से 2 वो बिलियन 3 जो बिलियन है का सॉवरेन फंड आना है। ये रोटर की खबर थी, $3 बिलियन का सॉवरेन फंड आना है। पर वो आना है। उसकी जगह गोल्डमैन सैक का, जीक्यूजी का $2 बिलियन का शेयर्स खरीदे उन्होंने एसबी अदानी फैमिली ट्रस्ट के, ट्रस्ट जिसमें के नहीं, अदानी पोर्ट, एक चीज और अदानी हाँ एंटरप्राइज। ठीक। जी तो अभी 2 ही बिलियन नहीं, और एक चीज और बता दीजिए, ये जो 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 गोल्डमैन सैक्स का जो भी कंपनी इसको खरीदी है शेयर्स, इन्होंने अपने अपनी इक्विटी उनको बेची है, डाइल्यूट की है, और जी, वो कुछ डिस्काउंट पे खरीदी है, मतलब 81% या 11% 80% 11 डिस्काउंट। 11 11 11% डिस्काउंट पे खरीदी है। अब मैं आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट से रिलेट कर देता नहीं, हूं। जो 11% शेयर डिस्काउंट जरा बता 3800 दीजिएगा एक बार फिर से, ग्यारह डिस्काउंट ऑन परसेंट द डिस्काउंट थर्सडे क्लोजिंग प्राइस, थर्सडे के क्लोजिंग थर्सडे प्राइस पे। क्लोजिंग, और अगर थर्सडे ओरिजिनल का अगर, क्लोजिंग प्राइस नहीं 1500 रुपए, जी नहीं ओरिजिनल नहीं, नहीं, और अगर थर्सडे तीन का हजार क्लोजिंग दो प्राइस सौ अगर 1500 रुपए, नहीं नहीं, नहीं अगर थर्सडे का एक सेकंड, क्लोजिंग प्राइस, नहीं नहीं, हाँ, आतमजीत सिंह साहब, मैं अपना क्वेश्चन पूरा कर लूं। जो हिंडनबर्ग कह रहा था कि इनका एक्चुअल वैल्यू है वो 15% है, जो वो 4,000 जी के आसपास की बात कर रहा था। जी तो जी उन जी जी। हिंडनबर्ग के अनुसार वो करीब 600-700 रुपए की इनकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। मैं आपको उसकी इसकी जगह, क्लैरिफिकेशन दे देता हाँ हूँ, मैं वो आपको जरा इसकी ठीक से समझा क्लैरिफिकेशन दीजिए, देता वो हूँ। ठीक से मैं समझा आपको दीजिए। क्लैरिफिकेशन ये दे देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होती है, उसके मार्जिन्स, जो लॉन्ग रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 10-15 साल पहले हुआ होता है, 20 साल के लिए रनिंग होती है, उसका 6 से 7% रिटर्न होता है। जो नई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है, जो पहले 10 साल में होती है, जिसका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, उनकी एवरेज रिटर्न औसतन 3 से 3.5%, 2.5 से 3.5% रहती है। तो अदानी एंटरप्राइजेस की जितनी भी ग्रुप कंपनीज हैं, उनके आप अर्निंग्स देखेंगे तो वो कैपिटल, जितना भी कैपिटल उन्होंने एक्सपेंड किया या खर्चा किया है, तो उसका 3% के करीब ही उनकी रिटर्न अभी आ रही है। तो अगर हम उससे उसका लें, तो जिस तरीके से जेस्टेशन पीरियड है और चीजें हैं, अगर हम उसको बुक वैल्यू से लें, अगर बुक वैल्यू से लें तो उसकी वैल्यू, जैसे कि दामोदरन, असित दामोदरन ने अपने लेख में भी कहा था कि 945 रुपए से ज्यादा का शेयर नहीं है। अदानी एंटरप्राइज की बात कर रहा हूं, 945 रुपए में 1.6 टाइम्स बुक वैल्यू ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। अगर उससे ज्यादा आप शेयर खरीदते हैं, जैसे 8 टाइम बुक वैल्यू का 3200 रुपए, या 10 टाइम बुक वैल्यू का 3800 रुपए, या 15 टाइम बुक वैल्यू का 4000 रुपए से ऊपर, या 300 टाइम्स अर्निंग्स, तो ये अर्निंग मैनिपुलेशंस भी कहा जा सकता है कि इसमें अर्निंग मैनिपुलेशंस
की गई हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा अपबीट हैं उस शेयर के बारे में, क्योंकि जैसे कि मयूर जानी जी ने कहा कि इन्होंने अपने एक अभिभाषण में, पहले इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके अगले दिन ही उनका इंटरव्यू छपा था, उसमें उन्होंने ये कहा था, इंडिया टुडे में उन्होंने ये कहा था जो इंडिया की सॉवरेनिटी है वही मेरी सॉवरेनिटी, अगर इंडिया सॉवरेन नहीं है तो मैं भी सॉवरेन नहीं। ये बात उन्होंने वहां पे उजागर की थी, अपने आप को उन्होंने इंडिया की सॉवरेनिटी से कोरिलेट किया था। पर अगर आप उसके एक्चुअल वैल्यू देखें, अगर मैं उसको 1.6 टाइम्स दी अर्निंग लूं तो इसका शेयर 900 भी हो सकता है, 850 भी हो सकता है, 650 भी हो सकता है, अर्निंग्स पे डिपेंड करता है। पर अगर उसको मैं 8 गुना या 10 गुना या 12 गुना लेके चलूं तो उसकी शेयर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब ये शेयर की वैल्यू मैनिपुलेशन किस तरीके से की जाती है या किस तरीके से की गई अदानी के शेयर में, यह विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं लिखा कि वो मैनिपुलेशन कैसे हुई। ठीक है, 38 शेल कंपनियां थी, विनोद अदानी उनको रन कर रहे थे, सिंगापुर में भी उनकी कई कंपनीज थी, जिस तरीके से एसीसी अंबुजा खरीदी गई, उसमें भी $14 बिलियन का डेट रेस किया गया। जो डेट रेस किया गया वो जो होल्डिंग कंपनीज थी अदानी के शेयर्स की, उन्हीं के इन्वेस्टमेंट फंड्स के शेयर्स प्लेज करके किया गया। मतलब अदानी ही अदानी को लोन दिला रहा है अपने शेयर्स प्लेज करके। तो वो इम्प्रोप्राइटरी जो थी वो सेबी को पहले या एनएससी को उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, जब ये रिगिंग हो रही थी, जब शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे थे। हिंडनबर्ग ने ये नहीं कहा कि हमें पता है कि ये रिगिंग कैसे हुई है या इसके पीछे क्या कारण है कि प्राइस मैनिपुलेशन कैसे हुई है। भाई आप देखिए, हिंडनबर्ग हो या जॉर्ज सोरस हो, अब जॉर्ज सोरस करेंसी के जो अपस्विंग्स डाउनस्विंग्स होते हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस करेंसी को कहां उठाना है कहां गिराना है, उनका पैसा बनाने का बिजनेस ही वही है। हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है, उसने पहले ही कहा कि मैं शॉर्ट सेलर हूं, मैं तो मान के चल रहा हूं 85% ओवर वैल्यूड है और मैं अपना 15%, अपना 85% कमा के निकल जाऊंगा, क्योंकि मैंने 4,000 रुपए पे शेयर शॉर्ट सेल किया हुआ है और कहीं ना कहीं वो 1,100 रुपए पे निकल भी गया होगा अपना 85% अर्निंग्स कमा के। वो तो बिजनेसमैन है, जॉर्ज सोरोस हो या आपके हिंडनबर्ग हो। उन्होंने जो बात कही उसमें जो रिएक्शन हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब आप एक बात बताइए, 90% कंपनी के शेयर्स जो हैं वो या तो शेल कंपनीज के पास 15%, मैंने आपको बताया, 5% एसबीआई एलआईसी के पास पड़ा जो उन्होंने बेचा नहीं। मतलब एलआईसी के पास जिस दिन न्यूज ब्रेक हुई उस दिन 56,000 करोड़ के वो शेयर थे, हालांकि उनकी परचेज खाली 22-23 हजार करोड़ की, 28,000 करोड़ की थी। तो वो जब 11% डाउन आ गई उन्होंने तब भी नहीं बेचे और एसबीआई ने भी नहीं बेचे। तो इसका मतलब है कि वो मान के चल रहे हैं कि ये नोशनल लॉस है, आगे कल को ये शेयर फिर 3,000 3,500 का हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उसकी सॉवरेनिटी अटैच है। अगर मोदी की सरकार गिरेगी तभी अदानी का शेयर गिर सकता है, नहीं तो अदानी का शेयर नहीं गिर सकता। तो ये जो विश्वास बाजार का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीछे है, उसी की वजह से इसमें ओवर ट्रेडिंग या अंडर ट्रेडिंग हो रही है। जब वो उसका शेयर गिरा तो उसको कोई खरीदने वाला नहीं था। एलआईसी ने क्यों नहीं और शेयर्स खरीदे जब उनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ का था? अगर वो 10,000 करोड़ के 1,100 रुपए पे शेयर खरीद लेते तो उनका एवरेज 2,000 पे आ जाता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब शेयर वापस उठा है बाजार में। भाई 5.5% शेयर एंटरप्राइजेस का उठ गया है, 1 से 1.5%, 2% शेयर बाकी अदानी ग्रीन और अदानी पोर्ट के भी उठे हैं और अंबुजा सीमेंट का भी कोई 0.49% शेयर उठा है। तो ये जो शेयर उठा है, अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये शेयर और उठेगा या गिरेगा? बात वो नहीं है, बात यह कि जो मैनिपुलेशन हुई, जिसका इशारा हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने किया और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, जिसमें सेबी ही इंक्वायरी करके रिपोर्ट देगी, जो 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं, तो वो करेंगे क्या? मैनिपुलेशन प्रूफ कैसे होगी? मेन बात यहां पे निकल के आती है कि आपने शेयर तो रिक कर लिया, शेयर को आपने 8 टाइम्स बुक वैल्यू दिखा दिया, क्योंकि आप कहते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स हमारी तरफ है। लोग सोचते हैं कि अदानी एंटरप्राइज सबसे बड़ी कंपनी है और आगे चल के मोदी सरकार रहेगी तो अगले 20 साल में तो ये सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और सब इनके पास आ जाएगा, कोल फर्नेस प्लांट, इंपोर्ट ऑफ कोल। पर इसमें इम्प्रोप्राइटरी कहां आती है? जब आप उनके कंपनी के जब ऑपरेशंस देखते हैं। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 2 मिनट दीजिएगा। मुद्रा पोर्ट और एसईजेड के ऊपर आते हैं। अदानी ने ये लीज किए थे 7,350 हेक्टेयर लैंड, जिसको आगे चल के 12,000 हेक्टेयर कर दिया गया। 2005 में ये लिया था उन्होंने। मुद्रा पोर्ट जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात कहा जाता है। फोर्ब्स की रिपोर्ट है कि 30 साल का एग्रीमेंट था, जिसमें इन्होंने 1 स्क्वायर मीटर को 45 सेंट, मतलब $1 अगर 82 रुपए का है तो 40 रुपए
स्क्वायर मीटर के हिसाब से इन्होंने किराए पे लिया, और किराए के लेने के बाद इंडियन ऑयल कंपनी को ही $11 पर स्क्वायर मीटर पे दे दी। मतलब कि 40 रुपए में मैंने सरकार से किरायानामा लिखा और $11 आप लगा लीजिए क्या हिसाब बैठता है, 800 रुपए पर स्क्वायर मीटर पे इंडियन ऑयल को 2005 और 2007 के बीच में ही दे दी, 1200 हेक्टेयर। जबकि ये सारा ग्रेजिंग लैंड था, जो किसानों की, जो विलेज प्रधानों की जमीनें होती हैं, जिसको शामलात की जमीन कहते हैं, शामलात की जमीनें थी। अब इसमें मल्टीपल केसेस हाई कोर्ट में फाइल हुए। 2005 से ये केसेस चल रहे हैं, केसेस कोई आज के नहीं है, ये 2005 से चल रहे हैं। अब 88 में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी स्टैब्लिश होती है, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है 94 में होती है। अब जो वहां पे अदानी पावर का प्लांट है, वहां एक टाटा पावर का प्लांट भी है, 4000 मेगावाट का टाटा पावर का प्लांट है, 6000 कुछ मेगावाट का इनका वहां पे प्लांट है। अब उसमें जितनी भी फ्लाई ऐश होती है, वो जितनी भी इनका पोल्यूशन होता है, पोल्यूटेंट वाटर होता है, एफिलेंट होता है, वो सीधा सीधा वो सॉइल में जा रहा है। तो आसपास के किसानों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की कि वहां पे हम लोग ये चीकू उगाते थे, कोकोनट था, कैस्टर था, डेट्स थे, हमारी प्लांटेशन खत्म हो गई है क्योंकि इतनी फ्लाई ऐश वहां पे जनरेट हो गई है कि वहां हम अपनी प्लांटेशन नहीं कर सकते। एक विलेज हेड वहां का था, नाविनाल विलेज का, वो कहता है कि 9,93,770 स्क्वायर मीटर में इन्होंने अदानी का एसीजेड बना दिया, 93,770 स्क्वायर मीटर में। और उसमें कहता है कि उसकी जो लीज है वो करीब 19 सेंट्स, मतलब 19 सेंट हो गया आपका 20 रुपए या 22 रुपए स्क्वायर मीटर पे उन्होंने ये लैंड ले ली। माफ कीजिएगा, 9,30,770 स्क्वायर मीटर, मैंने गलती से 93,000 कह दिया, 9,30,770 स्क्वायर मीटर। और कहते हैं कि इतना सलाइन पानी उस सॉइल में मिक्स हो चुका है कि हम वहां रह नहीं सकते। जो जीरे का आपने देखा था जिस तरीके से पंजाब में आंदोलन उठा, उसी तरह की कोई बात कहते हैं। और 400 एकड़ की ग्रेजिंग लैंड पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की अदानी ने, कोर्ट के बाहर उन किसानों से उनका मुंह बंद कराने के लिए। तो ये यहां तक की बातें मैं आपको बता रहा हूं। सुनीता नारायण कमेटी की रिपोर्ट फाइल होनी थी, उसमें फाइल रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा विलेज की कंप्लेंट्स बिल्कुल ठीक है, अदानी एसीजेड वायलेट कर रही है, ग्रीन रूल्स, सलाइन वाटर फेंक रही है, पावर प्लांट का हजारों गैलन वाटर जो है वो सी चैनल के थ्रू जाता है। नॉर्मली जब कहा जाता है कि जब पानी आप समुद्र में फेंकते हैं तो उसमें आप नीचे उसकी पहले लाइनिंग करते हैं ताकि वो पानी जो है वो ग्राउंड में सीप ना करे। अगर वो ग्राउंड में सीप करेगा तो पीने के पानी को पल्यूट करेगा। अब वो पानी इतना अंदर जा चुका है कि वो पीने लायक नहीं रहा, वहां के लोगों के लिए पीने लायक पानी नहीं, वहां कैंसर की बीमारी और तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। अच्छा, पानी को जो पंप बैक करते हैं, उनका एक मैंडेट होता है ट्राइब्यूनल, ग्रीन ट्राइब्यूनल का, कि उस पानी को आप सॉफ्ट करके देते हैं, हार्ड वाटर को आप कभी सी में नहीं फेंकते। वो क्या कर रहे हैं कि वो जो प्लांट का गर्म पानी है, बगैर उसको ठंडा किए, बगैर उसको सॉफ्ट किए, वो पानी डायरेक्ट सी में जा रहा है। वो पूरी इन्वायरमेंट को तहस महस कर रहा है। अदानी साहब कहते हैं कि हमने एक फंड बनाया है $37 मिलियन का, जो 1% ऑफ द मेरा एंटायर प्रोजेक्ट है, वो इन सब चीजों में काम करेगा, और हमने कोई ऐसी वायलेशन नहीं की इन्वायरमेंट की जिसमें कोई हम पे ये इल्जाम लगा सके। तो जिस तरीके से, और वहां के जो फिशरमैन है उन्होंने भी केस कर रखा है कि हमारा जो कैच का 60% ड्रॉप हो गया है, क्योंकि वहां जो है अब मछली भी नहीं है, क्योंकि वहां के समुद्र के साथ गर्म पानी फेंक के, हार्ड वाटर फेंक के, वहां की जो एक्वा मरीन लाइफ है उसको इफेक्ट आ गया है, और हमारे लिए तो सारा काम ही खत्म हो गया। तो फिशरीज वालों का भी एक केस चल रहा है वहां पे, कोल वालों का भी चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एनवायरमेंट के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, ग्रीन ट्राइब्यूनल के नाम पे क्लियर वायलेशंस हैं। बात ये निकल के आती है कि इनका संरक्षण अदानी साहब को कैसे प्राप्त है, क्यों वो अपने प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते, जो मैंडेट्स है उनको फॉलो नहीं करते, और किस तरीके से मतलब वायलेशंस पे वायलेशंस किए जा रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं, जैसे कि मयूर जानी जी ने कहा, कि मेरी सोवरेन गारंटी हिंदुस्तान की सोवरेन गारंटी के बराबर। जी।